हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के बारे में। ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें मोस्टली फोकस किया जाता है रीडर्स पे कि रीडर का क्या रोल है टेक्स्ट को मीनिंग देने में। जब कोई टेक्स्ट को एक रीडर पढ़ता है तब अपने एक्सपीरियंस और इमोशंस के आधार पे उसको एक मीनिंग देता है। इसमें उसी के बारे में बात करेंगे। ये 20th सेंचुरी में काफ़ी पॉपुलर हुआ था, उसी टाइम पे आया था। और इससे जस्ट पहले न्यू क्रिटिसिज्म काफ़ी पॉपुलर था। और न्यू क्रिटिसिज्म में मोस्टली फोकस किया जाता था ऑथर के इंटेंशन और क्लोज रीडिंग वगैरह पे। लेकिन इसके जो क्रिटिक थे वो बात करते हैं कि टेक्स्ट का जो मीनिंग होता है वो फिक्स नहीं होता है। रीडर अपने एक्सपीरियंस के आधार पे उसके मीनिंग को क्रिएट करते हैं, यानी उसको एक प्रॉपर मीनिंग देते हैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे। ये रीडर टू रीडर वेरी करता है। अब बात करते हैं इसके आइडियाज़ के बारे में। इसमें रीडर का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है और इसमें रीडर पैसिव नहीं होते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इस प्रोसेस में वो अपने एक्सपीरियंस को लाते हैं, इमोशंस को लाते हैं और एक्सपेक्टेशंस को लाते हैं और इस प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है इस थ्योरी में कि एक टेक्स्ट का मल्टीपल मीनिंग हो सकता है, उसके मल्टीपल मीनिंग निकाले जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उसे पढ़ कौन रहा है, कब पढ़ रहा है और किस सर्कमस्टांस में पढ़ रहा है। और टेक्स्ट का जो मीनिंग है वो क्रिएट होता है इंटरेक्शन से। जब उसके साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, उसके साथ ट्रांजैक्शन करते हैं। ट्रांजैक्शन किसके किसके बीच में हो रहा है? रीडर्स और टेक्स्ट के बीच में। तब उसको एक मीनिंग मिलता है, उसका एक मीनिंग क्रिएट होता है। आप कुछ पढ़ रहे हैं तो आपके और टेक्स्ट के बीच में एक ट्रांजैक्शन हो रहा है और उससे आपके लिए एक मीनिंग क्रिएट हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है अपने एक्सपीरियंस के आधार पे उस टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। और ये रीडर टू रीडर वेरी करता है कि मैं जो शेक्सपियर का ये कहानी पढ़ रहा हूँ उसका कुछ और मतलब हो सकता है, कोई और पढ़ेगा तो उसका कुछ और मतलब हो सकता है। यानी उसका कोई फिक्स मीनिंग नहीं है। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी यही कहता है। अब हम बात करते हैं रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के क्रिटिक्स के बारे में। सबसे पहले आ जाती हैं लुइस रोजेनब्लैट। ये न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर थी जिन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी दिया था, वो है ट्रांजैक्शनल थ्योरी। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है तो इसे ध्यान में रखिएगा। तो इसमें उन्होंने रीडर और टेक्स्ट के बीच में होने वाले इंटरेक्शन का बात किया है। और इनका जो वर्क था वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था जॉन डीवी, चार्ल्स सैंडर्स और विलियम जेम्स के वर्क से, जो मोस्टली फोकस हुआ करता था लिटरेसी और रीडर के इंगेजमेंट पे। इनका दो इम्पॉर्टेंट वर्क है, लिटरेचर एज एक्सप्लोरेशन और द रीडर टेक्स्ट द पोएम। अब आ जाते हैं इनके मेन थ्योरी के बारे में, जो है ट्रांजैक्शनल थ्योरी। इसमें वो बोलती है कि रीडिंग एक ट्रांजैक्शन है जो रीडर और टेक्स्ट के बीच में होता है, जिससे मीनिंग क्रिएट होता है। मीनिंग टेक्स्ट के अंडर नहीं होता है। जब रीडर कोई टेक्स्ट को पढ़ता है तब उस टेक्स्ट और रीडर के बीच में एक ट्रांजैक्शन होता है जिससे मीनिंग क्रिएट होता है। और उन्होंने एफेरेंट रीडिंग और एस्थेटिक रीडिंग का भी कॉन्सेप्ट दिया है, जिसमें एफेरेंट रीडिंग में हम लोग टेक्स्ट से सिर्फ इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं कि उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसमें किस तरह का फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, उसमें किस तरह के टेक्स्ट यूज हुए हैं, क्या राइमिंग स्कीम है, ये सब हम लोग देखते हैं। लेकिन एस्थेटिक रीडिंग में हम लोग इमोशंस पे फोकस करते हैं कि जब हम उस टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं तो हमें क्या फील हो रहा है, हम क्या इमेजिन कर रहे हैं। फिर वो आर्ग्यू करती है कि रीडर का जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, इमोशंस होता है और नॉलेज होता है, वही शेप देता है इंटरप्रिटेशन को और उसी से मीनिंग क्रिएट होता है, जो कि एजुकेशनल प्रैक्टिस को भी इम्पैक्ट करता है। अब बात करते हैं उनके इस थ्योरी की इन्फ्लुएंस पे कि रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म में इसका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा, जो प्रमोट करता था एक्टिव और मीनिंगफुल रीडिंग को। और ये देखा जा सकता है रिचार्ड बीच के एक वर्क में भी, जिसका नाम है ए टीचर्स इंट्रोडक्शन टू रीडर रिस्पॉन्स थ्योरीज। ठीक है, ये वर्क याद रख लीजिएगा, वर्क और राइटर ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, तो ये याद रख लीजिएगा। अब आ जाते हैं वुल्फगैंग आइजर के बारे में। वुल्फगैंग आइजर जो थे एक जर्मन थ्योरिस्ट थे और ये यूनिवर्सिटी ऑफ
कॉन्स्टेंस में पढ़ाते थे। ठीक है, और ये फेमस हैं रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के एक क्रिटिक के रूप में, जो जोर डालते हैं रीडर के एक्टिव रोल में, जिससे मीनिंग बनता है उसके एक्टिव रोल में ये बात करते हैं। और इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है द इम्प्लाइड रीडर, ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द इम्प्लाइड रीडर और द एक्ट ऑफ रीडिंग। वुल्फगैंग आइजर ने फिर इम्प्लाइड रीडर का कॉन्सेप्ट दिया था। इम्प्लाइड रीडर का मतलब उन्होंने बताया है कि ये वो टारगेटेड ऑडियंस होते हैं या रीडर होता है जिसे ऑथर मान के चलता है कि ये उनकी बातों को समझेगा, इसी को उन्होंने इम्प्लाइड रीडर कहा है। फिर उन्होंने बात किया है कि कोई भी टेक्स्ट जो होता है उसके बीच में गैप्स होता है या इनडिटर्मिनेट एलिमेंट्स होते हैं जो फिक्स नहीं होते हैं, तो ऑथर्स ये उम्मीद लगा के चलते हैं कि रीडर उसको फिल कर डालेंगे अपने इमेजिनेशन का यूज़ करके, अपना क्रिएटिव प्रोसेस यूज़ करके। फिर उन्होंने आर्टिस्टिक पोल और एस्थेटिक पोल का बात किया है कि आर्टिस्टिक पोल में ऑथर ने उस टेक्स्ट में क्या क्या लिखा है उसका बात किया है, जबकि एस्थेटिक पोल में कि रीडर जब उस टेक्स्ट को पढ़ता है तो उसको जो रियलाइज होता है, वो जो इमोशन फील करता है, उसके बारे में उन्होंने बात किया है। फिर उन्होंने कहा है कि रीडिंग जो होता है वो एक डायनेमिक प्रोसेस है, इसमें रीडर जो होता है वो अपने एक्सपेक्टेशन और एक्सपीरियंस के आधार पे टेक्स्ट को मीनिंग देते हैं। अब इन्फ्लुएंस का बात करते हैं, जिसमें आइजर के वर्क ने एक तरह से फोकस को शिफ्ट कर दिया रीडिंग प्रोसेस पे, जो हाईलाइट करता है कि रीडर का क्या रोल होता है टेक्स्ट को कंप्लीट करने में, या फिर लिटरेरी स्टडीज़ पे क्या उसका इन्फ्लुएंस पड़ा, एजुकेशनल प्रैक्टिस पे क्या उसका इन्फ्लुएंस पड़ा। अब आ जाते हैं स्टैनली फिश पे। वो एक अमेरिकन क्रिटिक थे जो ड्यूक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, और इन्होंने रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के अंडर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज़ का। इनके जो मेजर वर्क्स हैं वो है इज देयर अ टेक्स्ट इन क्लास, द अथॉरिटीज ऑफ इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज़। हो सकता है ये आपको यहीं तक लिखा हुआ एग्जाम में दिखे आधा ही, और हो सकता है आपको पूरा भी दे दे, तो मोस्टली यहीं तक लिखा हुआ रहता है, तो इसे आप देख लीजिएगा, ये उनका वर्क है। और दूसरा फेमस वर्क है डूइंग व्हाट कम्स नेचुरली। स्टैनली फिश ने भी वही बात किया है कि मीनिंग जो होता है वो क्रिएट करता है रीडर, वो टेक्स्ट के अंदर नहीं होता है, उसे रीडर क्रिएट करते हैं थ्रू एक्ट ऑफ रीडिंग, एक्ट ऑफ रीडिंग से उसे क्रिएट करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज़। इसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी टेक्स्ट का जो मीनिंग होता है ना, वो एक कम्युनिटीज़ अलग तरह से निकालेगी और दूसरी कम्युनिटी अलग तरह से निकालेगी। जैसे कि कोई भी वर्क को एक रिलीजियस कम्युनिटी पढ़ेगी तो उसका मीनिंग को अलग तरह से इंटरप्रेट करेगी, उसका अलग मीनिंग क्रिएट करेगी। लेकिन सेम वर्क को अगर एकेडमिक ग्रुप पढ़ेगा तो उसका मीनिंग अलग निकालेगा। फिर वो आर्ग्यू करते हैं कि टेक्स्ट का कोई मीनिंग नहीं होता है, वो मीनिंग डिपेंड करता है रीडर के कॉन्टेक्स्ट पे और सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंस पे जो रीडर पे पड़ा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन्फ्लुएंस, कि उनके इस इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज़ के कॉन्सेप्ट के बाद काफ़ी डिबेट क्रिएट हो गया, जिसमें रिलेटिविज़म का भी बात हुआ है, और मोस्टली वो फोकस था कम्युनिटीज़ के बारे में। वो हाईलाइट करते हैं कम्युनल रीडिंग प्रैक्टिस को, यानी कि कोई कम्युनिटी उसको किस तरह से देखता है, उसमें इंडिविजुअल का बात नहीं हुआ है, कम्युनिटी का बात हुआ है, इसलिए ये इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज़ भी उसका नाम दिया गया है। अब आ जाते हैं डेविड ब्लेच पे। ये यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर में प्रोफेसर थे और इन्होंने सब्जेक्टिव रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया है जो फोकस्ड है रीडर के पर्सनल रिस्पॉन्स पे। और इनके दो मेजर वर्क्स हैं रीडिंग एंड फीलिंग्स और सब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म। इसमें वो आर्ग्यू करते हैं कि रीडर्स के इंटरप्रिटेशन के अलावा लिटरेरी टेक्स्ट का कोई मतलब नहीं है, वो जो टेक्स्ट है वो रीडर पे ही डिपेंड करता है, उसके रिस्पॉन्स पे ही डिपेंड करता है। इसमें वो बोलते हैं टेक्स्ट का जो मीनिंग जो शेप होता है वो होता है पर्सनल इमोशंस पे, यानी रीडर्स के पर्सनल इमोशंस को देखा जाता है, उसमें एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, साइकोलॉजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है।
जो कि एक तरह से अपोजिट है टेक्स्ट सेंटर्ड अप्रोच से। यानी वो मोस्टली टेक्स्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो मोस्टली फोकस कर रहा है रीडर्स के ऊपर, उसके पर्सनल इमोशंस, एक्सपीरियंस और साइकोलॉजिकल स्टेट्स के ऊपर। फिर वो कॉन्सेप्ट देते हैं रियल ऑब्जेक्ट और सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट का, कि रियल ऑब्जेक्ट क्या हो गया कि राइटर ने जो बुक लिखा उसमें उसका पेज हो गया, उसमें जो प्रिंट है वो हो गया, यानी वो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट हो गया। और एक सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट हो गया कि जब उसको पढ़ते हैं तो उसका मतलब क्या निकलता है। यानी आपके पास कोई एक बुक है, वो रखा हुआ है, उसमें सारा टेक्स्ट प्रिंटेड है, फिर भी आप उसे पढ़ नहीं रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है जब तक कि आप उसे पढ़ते नहीं हैं। ब्लीच का जो वर्क था रीडिंग एंड फीलिंग्स और सब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म, वो चैलेंज करता था ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म को, जो हाईलाइट करता है कि लिटरेरी एनालिसिस में कितना इंपॉर्टेंस रखता है रीडर का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्रिटिक इज नॉर्मन हॉलैंड। ये जो थे प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में, और इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था साइकोलॉजिकल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी का। ठीक है, इसमें वो साइको एनालिसिस और लिटरेरी क्रिटिसिज्म का बात करते हैं। इनका दो इंपॉर्टेंट वर्क है, द डायनेमिक ऑफ लिटरेरी रिस्पॉन्स और 5 रीडर्स रीडिंग। हॉलैंड अपने साइकोलॉजिकल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में बात करते हैं कि टेक्स्ट का जो इंटरप्रिटेशन होता है, उसका जो ये मीनिंग होता है, वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है रीडर्स के मोटिव से, साइकोलॉजिकल स्टेट से, आइडेंटिटी से और अनकॉन्शियस डिजायर से। यानी कि रीडर किस तरह से सोच रहा है, उसका क्या आइडेंटिटी है, उसके ऊपर क्या कल्चरल इफेक्ट पड़ा है, वो सब इफेक्ट डालेगा उस जब वो टेक्स्ट को पढ़ेगा, जब उसका मीनिंग निकालेगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिर उन्होंने ट्रांजैक्टिव एनालिसिस का भी कॉन्सेप्ट दिया है। इसमें वो बोलते हैं कि रीडिंग एक ट्रांजैक्शन है, और जब ये ट्रांजैक्शन होता है तो उस प्रोसेस में टेक्स्ट से ज़्यादा हम लोग को रीडर के बारे में पता चलता है। जब कोई एक रीडर कोई टेक्स्ट का एक मीनिंग निकालता है, कोई भी वर्क का कोई मीनिंग निकालता है, तो उससे रीडर के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है। ये इसमें उन्होंने कहा है, यही है ट्रांजैक्टिव एनालिसिस। फिर वो आर्ग्यू करते हैं कि रीडर जो टेक्स्ट पढ़ने आते हैं वो अपने साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए आते हैं, और उसका जो इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसका जो मीनिंग निकालते हैं, वो वेरी करते रहेगा इंडिविजुअल आइडेंटिटी, यानी इंडिविजुअल के सोच और इमोशंस के आधार पे वो वेरी करते रहेगा। और हॉलैंड ने ये जो साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क दिया है इस साइकोलॉजिकल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में, वो हमें रीडिंग को समझने में मदद करता है और रीडर साइकोलॉजी और लिटरेरी इंगेजमेंट समझने में मदद करता है। अब आ जाते हैं हैंस रॉबर्ट जॉस पे। हैंस रॉबर्ट जॉस जो थे एक जर्मन थ्योरिस्ट थे यूनिवर्सिटी ऑफ कॉन्स्टेंस पे। उन्होंने वहाँ डेवलप किया था रिसेप्शन थ्योरी, और उसमें वो फोकस करते हैं हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पे रीडिंग के। इनका मेजर वर्क में आ जाता है लिटरेरी हिस्ट्री एज ए चैलेंज टू लिटरेरी थ्योरी। इसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है होराइजन ऑफ एक्सपेक्टेशंस का। होराइजन ऑफ एक्सपेक्टेशन में ये बोलते हैं कि किस तरह से रीडर का एक्सपेक्टेशन पे इम्पैक्ट डालता है उसका कल्चर और हिस्ट्री, कि वो किस कल्चर में रह रहा है और उसका हिस्ट्री क्या रहा है, उसने किस तरह के वर्क्स पहले पढ़ रखे हैं। तो ये सब इम्पैक्ट डालता है उसके करंट एक्सपेक्टेशंस पे। फिर वो बात करते हैं रिसेप्शन थ्योरी का, जिसमें ये जर्मन वर्ड भी उन्होंने यूज़ किया है, जिसका मतलब होता है हिस्ट्री ऑफ रिसेप्शन। तो इसमें वो बात करते हैं कि टाइम के हिसाब से रीडर का जो टेक्स्ट का इंटरप्रिटेशन रहता है वो कैसे चेंज होता है। यानी अभी अगर आप कोई वर्क पढ़ रहे हैं और सेम वर्क अगर आप 10 साल पहले पढ़े होते तो उस टाइम आप कुछ और समझते हैं, उस टाइम आपको थोड़ा कम भी समझ में आता। लेकिन अभी आपका नॉलेज बढ़ गया है, आप दूसरे कल्चर में रह रहे हैं, तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा इस पर, और आप थोड़ा सा उसको दूसरे तरह से समझेंगे, थोड़ा डेप्थ में आप समझेंगे। फिर वो बात करते हैं कि टेक्स्ट का मीनिंग कैसे इवॉल्व होते रहता है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ।
कि हिस्ट्री के हिसाब से, जैसे कि 16 सेवनटीन सेंचुरी में जो वर्क था हैमलेट, उस टाइम के लोग उसको कैसे पढ़ते होंगे, और अभी के टाइम में किस तरह से उसका मतलब निकाला जाता है। यानी वर्क पे हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। और जॉस के वर्क में हिस्टोरिकल डायमेंशन आप लोग देख सकते हैं इस रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में, जो इन्फ्लुएंस करता है लिटरेरी हिस्ट्री और कल्चरल इंटरप्रिटेशन को। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रोलैंड बार्थेस के बारे में। ये एक फ्रेंच थ्योरिस्ट थे और इन्होंने रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में अपना सेमोटिक्स का कॉन्सेप्ट दिया था कि सेमोटिक्स का यूज़ करके कैसे रीडर कोई भी वर्क का मीनिंग निकालता है। ठीक है, इनका मेजर वर्क आ गया डेथ ऑफ द ऑथर और एस-जेड। ये दोनों ही वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप दोनों को याद रख लीजिएगा। इस डेथ ऑफ द ऑथर में ये कॉन्सेप्ट देते हैं कि एक बार ऑथर ने वर्क लिख दिया तो फिर वो इररिलेवेंट हो जाते हैं। यानी मान के चलो कि वो मर चुके हैं, उसका अब उस वर्क से कोई लेना देना नहीं है। वो फिजिकली नहीं मरते हैं, बल्कि हमें मान के चलना पड़ता है। फिर उन्होंने वर्क और टेक्स्ट के बीच में अंतर बताया है कि कोई चीज़ अगर लिखा हुआ है फिजिकली तो वो वर्क हो गया, लेकिन जब उसको हम पढ़ते हैं, उसका मीनिंग निकालते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो टेक्स्ट हो गया। इसके बारे में बताया है, जो जोर डालता है कि डायनेमिक प्लूरल मीनिंग, यानी कि एक टेक्स्ट का मल्टीपल मीनिंग हो सकता है रीडर्स के आधार पे। फिर वो सपोर्ट भी करते हैं कि रीडर को फ्रीडम रहना चाहिए इंटरप्रिटेशन का, मीनिंग निकालने का, और जो अलाइन होता है रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में बाय लिबरेटिंग टेक्स्ट फ्रॉम ऑथोरियल कॉन्स्टेंट की, ऑथर से अलग करके, यानी ऑथर्स को हटा दो, ऑथर्स का मान लो डेथ हो गया है। ये थोड़ा सा शिफ्ट भी किया था क्रिटिसिज्म को रीडर सेंटर्ड अप्रोच की तरफ, जिससे डिबेट भी छिड़ा था ऑथोरियल इंटेंट को लेके कि ऑथर क्या चाहते हैं और रीडर्स का क्या ऑटोनॉमी होना चाहिए, यानी रीडर को कितना फ्रीडम मिलना चाहिए। अब एक बार समरी देख लेते हैं कि लुइस रोजनब्लैट ने ट्रांजैक्शनल थ्योरी दिया था, और इन्होंने इसमें एफेरेंट वर्सेस एस्थेटिक रीडिंग का बात किया था, जिसमें एफेरेंट में ये इंफॉर्मेशन निकालने का बात करते हैं और एस्थेटिक रीडर में वो अपने इमोशंस और प्लेजर का बात करते हैं। फिर वुल्फगैंग आइजर ने इम्प्लाइड रीडर का थ्योरी दिया था, जिसमें कि बोलते हैं कि रीडर, जो भी राइटर अपना एक वर्क लिखते हैं तो एक दिमाग में एक टारगेटेड ऑडियंस को लेके चलते हैं कि उनके लिए हम वर्क लिख रहे हैं, वो उनके मीनिंग को समझेंगे। और गैप्स में उन्होंने बताया था कि कोई भी वर्क में गैप छोड़ देते हैं, कोई भी वर्क में गैप होता है जिसको कि रीडर्स को अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, अपना इमेजिनेशन के आधार पे अपना क्रिएटिविटी लगा करके भरना पड़ता है। फिर स्टैनली फिश ने इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज़ का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें ये बोला था कोई भी वर्क को अलग अलग कम्युनिटीज़ अलग अलग ढंग से समझेगी। बेसिकली इन्होंने इंडिविजुअल की जगह कम्युनिटी का यूज़ किया है कि रिलीजियस कम्युनिटी अलग तरीके से समझेगी, एकेडमिक अलग तरीके से समझेगी। उन्होंने पूरा कम्युनिटी लेके चला है। फिर आ जाते हैं डेविड ब्लिच पे। उन्होंने सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स पे दिया था, सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स दिया था और रीडर एज ए टेक्स्ट दिया था कि जो भी टेक्स्ट है उसका जो रीडर मीनिंग निकालता है, टेक्स्ट वही है। जो भी रीडर रिस्पॉन्स देता है टेक्स्ट वही है, उसके बिना टेक्स्ट कुछ नहीं है। तो ये डेविड ब्लेस ने कहा था। फिर नॉर्मन हॉलैंड का बात करते हैं। इन्होंने साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस का बात किया था कि किस तरह से साइकोलॉजी इन्फ्लुएंस करता है उसके इंटरप्रिटेशन को, और रीडर के आइडेंटिटी किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है इंटरप्रिटेशन को। फिर बात किए थे हम लोग हैंस रॉबर्ट जॉस के बारे में, जो होराइजन ऑफ एक्सपेक्टेशन दिए थे कि कल्चर और हिस्ट्री किस तरह से एक्सपेक्टेशन जो होता है रीडर का उस पर इम्पैक्ट डालता है, और हिस्ट्री किस तरह से उस टेक्स्ट के मीनिंग के रिसेप्शन पे इम्पैक्ट डालता है। फिर लास्ट में हम लोग बात की थी रोलैंड बार्थेस का, जो डेथ ऑफ द ऑथर का बात करते हैं और रीडर क्रिएटेड मीनिंग का बात करते हैं कि एक बार ऑथर ने वर्क लिख दिया तो मान लो वो मर चुके हैं, उनको साइड हटा के हम लोग को उस टेक्स्ट का मीनिंग निकालना है, और वो रीडर के फ्रीडम का भी बात करते हैं। तो ये आज का हमारा रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी था। थैंक यू। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।